ओके नो प्रॉब्लम, छोड़ देते हैं, तुम लोग आओ, मैं डीजे को कहती हूँ गाड़ी सामने ले आए। ये कहकर वो हाल से बाहर चली गई। इसका फ़ोन भी डीजे के पास था, इसलिए गाड़ी को देखने के लिए हाल के साथ खाली प्लाट में गई जहाँ गाड़ियों की पार्किंग थी। डीजे गाड़ी में बैठकर अताउल्लाह खान नियाज़ी के गाने सुन रहा था बंद दरवाज़ों के साथ। नौशी ने आवाज़ दी, डीजे डीजे, मगर इसने सुना नहीं शोर की वजह से। हम छोड़ देते हैं, छिमिक छेलो, एक लड़का नौशी की कलाई पकड़ते हुए बोल रहा था। हाउ देयर यू, छोड़ो मुझे हरामजादे, नौशी चीखी कलाई छिलवाते हुए। डांस तो करीना से भी अच्छा करती हो, छिमिक छेलो, दूसरा लड़का बोला। इतने में डीजे की नज़र पड़ जाती है। वो आगे बढ़ता है, दूसरा लड़का इसे ज़ोर से ग्योनिसा मारता है उसके पेट में और धक्का देता है। डीजे ज़मीन पर गिर जाता है, कमर के बिल। इसी दौरान हाल के मैन दरवाजे पर खाला नुसरत ये सब देख लेती है। ओए बेगैरतों, कुत्ते, दाल बड़िए पत्थरों चेट, दो बच्चीनों को। खाला नुसरत एक बहादुर देहाती औरत की तरह उन पर लपकी। तोशी और फौजिया हाल के मैन दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। खाला नुसरत ने जाते ही जिस लड़के ने कलाई पकड़ी थी उसके गाल पर थप्पड़ रसीद कर दिया। लियाकत का सारा गुस्सा इसके गाल पर निकला। वो दोनों लड़के इनाफाना गाड़ी में बैठकर वहां से भाग गए। एक शोर मच गया, चूर चूर, सब लोग बाहर दौड़े। क्या हुआ, खैरियत तो है? चूर थे, पुलिस को फ़ोन करो, कोई नुकसान तो नहीं हुआ? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था? मैनेजर को बुलाओ। जितने मुंह इतनी बातें। ये सिक्योरिटी गार्ड आ गया। किसी ने बताया। तुम कहाँ थे? आज़म बिस्रा गुस्से से बोले। रानिया के वालिद सर्वों में पीछे खाना खा रहा था। गार्ड डरते डरते बोला। मैनेजर कहाँ है? सर वो अभी चले गए, ऑफिस का एक लड़का बोला। इस दौरान नौशी खाला नुसरत के साथ लिपटी हुई थी और वो कांप रही थी। एक सर्दी और दूसरा डर उसकी इज्जत पर हमला हुआ था। पास पहुंचकर आज़म बिस्रा बोले, मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। नहीं पाजी, बचत हो गई, मोबाइल छीन रहे थे, चूर थे ये। डीजे ने बड़ी बहादुरी दिखाई। पुलिस को फ़ोन मत करें, बड़े सवाल पूछते हैं। खाला नुसरत नौशी को अपनी चादर में लपेटते हुए बोल रही थी। डीजे अपनी तकलीफ भूलकर मुस्करा रहा था। सब डीजे की बहादुरी पर उसको दाद दे रहे थे। डीजे साबुन की झाग की तरह खिल उठा था। ये बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है, मोबाइल ही तो था, अगर बच्ची को कुछ हो जाता तो। आज़म बिस्रा गुस्से से बोले। डीजे की बहादुरी की झाग आज़म बिस्रा के गुस्से से फ़ौरन बैठ गई। इसे अपनी तकलीफ फिर याद आ गई। मैं तुम लोगों को छोड़ कर आता हूँ, आज़म बिस्रा बोले। नहीं अंकल, थैंक यू, हम चले जाएंगे, तोशी बोली परेशान चेहरे के साथ। वो सब गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल आए। रास्ते में फौजिया बोली, खाला आपने ये क्यों कहा? चूर थे, मैं उन कमीनों को अच्छी तरह जानती हूँ। तुम अभी बच्ची हो, इज्जत की सफ़ेद चादर पर बदनामी का एक छींटा भी नज़र आ जाता है। घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। गाड़ी से उतरते हुए फौजिया बोली तोशी को देखकर। खाला नुसरत ने नौशी का माथा चूमा जो उसके साथ पिछली सीट पर बैठी हुई थी, और वो भी गाड़ी से उतर गई। सारे रास्ते नौशी ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, जैसे कोमे में हो। वो घर पहुंचे तो 12 बज चुके थे। उनके आने से चंद मिनट पहले ही नाहिद और शिव किसी पार्टी से लूटे थे। लाउंज में नौशी की नज़र अपनी माँ पर पड़ी तो इसने गिले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। इसकी आवाज़ सुनकर शिव नीचे आ गया, जो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था अपने कमरे में जाने के लिए। क्या हुआ बेबी मेरी जान, क्या हुआ को? कोई बताएगा मुझे? नाहिद ने गुस्से से रिएक्ट किया। तोशी क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम बताओ मुझे। नाहिद गुस्से से चलाई। डीजे ने सारा मामला बता दिया जो कुछ इसने देखा था। कौन थे वो लोग? शिव जज्बाती है कर बोला, उनकी तो मैं, उनकी ये हिम्मत। मैं नहीं जानता उनके नाम, हाँ उनको पहचान लूँगा, डीजे आहिस्ता से बोला। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, नाहिद ने अपने पर्स से फ़ोन निकालते हुए कहा। रुक जाए मामा, तोशी ने आवाज़ लगा दी। उसके कानों में खाला नुसरत के अल्फाज गूंजे, इज्जत की सफ़ेद चादर पर बदनामी का एक छींटा भी नज़र आ जाता है। क्या बताएंगी पुलिस को जो हुआ है? और हम उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल करेंगे। हम लोग तो उनका नाम पता कुछ भी नहीं जानते। डीजे को कुछ याद आया। उसे भी सर, उनको मैंने 2-3 दफ़ा एक स्नूकर क्लब है वहाँ देखा था, शायद वहाँ मिल जाए। चलो चलते हैं, तुम पहचान तो लोगे उनको, उशिब करख्त लहजे में बोला। शुएब रुको, मेरी बात सुनो, बस मालूमात लेना उनके बारे में, बाकी बाद में देखेंगे, नाहिद ने समझाया। मामा देखना कुछ नहीं है, उनको मुझसे हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगनी होगी बस, नौशी जलाली आवाज़ के साथ बोली। तुम मुआफ़ी की बात कर रही हो, मैं तो उनको बर्बाद कर दूंगी, नाहिद आंखें फाड़कर बोली। डीजे को अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था।
क्यों इसने पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की थी। सारा स्नूकर क्लब उन्होंने देख लिया मगर वो नहीं मिले। क्लब से निकलकर जब शिव और डीजे गाड़ी में बैठने लगे तो शिव वाली साइड पर आकर एक गाड़ी पार्किंग में रुकी। क्यों शिव किधर जा रहे हो, विकी ने आवाज़ दी जो गाड़ी से उतर रहा था। माल लेकर आया हूँ, आजा याद करेगा, दूसरी आवाज़ गूंजी जो कि सुनी की थी। छेमिक छेलो तो हाथ से निकल गई मगर ये तो है, विकी ने चर्च का एक टुकड़ा शिव को दिखाया। यही थे, हाँ बिल्कुल यही थे, डीजे उजलत में बोला शिव के कंधे को हिलाते हुए जो कि इसके साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था और वो विंड स्क्रीन से उनको देख रहा था। शिव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो नीचे उतरा और सुनी को मारने लगा। विकी ने देखा जो कि सुनी से कुछ आगे चल रहा था। वापस पलटा और शिव पर चाव दौड़ा। विकी और सुनी जसामत में डीजे और शिव से ज्यादा ताकतवर थे। उन दोनों ने डीजे और शिव की खूब धुलाई की। शोर मच गया। स्नूकर क्लब से लड़के बाहर आ गए। हरामजादों, वो मेरी बहन थी, शिव माथे और होंठों से बहते हुए खून के कतरों के साथ बोला। जिनके ऊपर तो अपने गंदे हाथ साफ करता था वो भी किसी की बहनें थीं। सुनी गुस्से से चीखा, इसे कुछ लड़कों ने पकड़ा हुआ था। छोड़ो मुझे, बड़ा गैरतमंद बनता है, हमारे किए हुए शिकार पर कितनी दावतें उड़ाई हैं इस हरामजादे ने। विकी अपने आप को लड़कों से छुड़ाते हुए बोल रहा था। इतने में स्नूकर क्लब का मालिक आ गया। विकी और सुनी, निकलो यहाँ से, पुलिस आ गई तो मामला बिगड़ जाएगा, निकलो निकलो, इसने आँख का इशारा किया। निकलो बादशाहो, गोगी बट स्नूकर क्लब का मालिक फिर से बोला। विकी और सुनी जल्दी से वहां से खिसक गए। बादशाहो, अब भी कमाल करते हो, कल तक इकट्ठी अय्याशी करते आए हो और आज जूतियों जूती हो रहे हो। रात गई बात गई, एक सलाह मेरी ले लो, अगर मामला पुलिस में लेकर गए तो नंगा वो तुम्हें भी कर देंगे, आगे आपकी मर्जी। गोगी बट ने डीजे की तरफ देखा। इस गरीब को भी ले जाओ और खुद भी पट्टी शट करवा कर जाना, चुल्लू में भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ओए पप्पू, क्लब बंद कर दे। गोगी बट ने पास ही प्राइवेट अस्पताल से दोनों की मरहम पट्टी करवा दी और उन दोनों को घर भेज दिया और फ़ोन बिलाया सुनी को। बादशाहो, अगर केस पुलिस में जाता तो लाखों का खर्चा था और ख्वारिफ केयर बचत करवा दी है, तुम दोनों की अब चापानी पहुंचा देना, ओके बाय। तुम घर कुछ बताना नहीं, शिव ने डीजे को हिदायत दी धीमी आवाज़ में। मगर ये जो हमारी हालत हुई है, डीजे ने अपने माथे पर बंधी पट्टी को छू कर कहा। ये हमारा एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के साथ, शिव मुंह टेढ़ा करके बोला। मगर छोड़, शिव ने 5,000 के चंद नोट डीजे की सामने वाली पॉकेट में डाल दिए। याद रखो वो लड़के हमको मिले ही नहीं और ये हमारा एक्सीडेंट हुआ है, वरना तुम मुझे जानते हो अच्छी तरह से, शिव ने रोब जमाया। वो तो मैं आपको जान ही गया हूँ अच्छी तरह से, डीजे रुक रुक कर बोला। जब वो लोग घर पहुंचे तो सुबह के 4:30 बज रहे थे। इसके बावजूद नोशी और तोशी और नाहिद जाग रहे थे। ओ माय गॉड, ये क्या होगा है, नाहिद शिव की तरफ लपकी इसे देखकर। तोशी, पानी लाओ भाई के लिए, तुम बैठो यहाँ पर। नाहिद ने शिव को सोफे पर बिठाया। डीजे, तुम बताओ क्या हुआ, तोशी बोली। कुछ नहीं जी, बड़े गैरतमंद हैं शिव सर, जब से सुना है बस खून उतर आया उनकी आंखों, वो तो उनकी किस्मत अच्छी वो मिले नहीं। फिर ये चोटें, तोशी परेशानी से बोली, कैसे लगे तुम दोनों को? जब हम स्नूकर क्लब से निकले तो सड़क पार करते हुए गाड़ी से टक्कर हो गई शिव सर की, और तुम्हें क्या हुआ? तोशी तशवीश से बोली। उनकी गाड़ी से टक्कर हुई और मेरी उनसे, वैसे बड़े गैरतमंद भाई हैं आपके, अल्लाह वेरी दुश्मन को बचाए ऐसे भाई से, आहिस्ता से कहा मुंह में। जब डीजे अपने कमरे में जा रहा था तो बिलाल की नज़र इस पर पड़ गई जो कि तहज्जुद के लिए उठ चुका था। वो इसी लम्हे सर्वेंट क्वार्टर में गया। इसके पीछे डीजे सारी कहानी गिल शेर खान को सुना रहा था जो कि लाहौर आए हुए थे। इसी दौरान बिलाल वहां पहुंच गया। इसने सब कुछ सुन लिया। वापस अपने कमरे में आ गया, दूध गर्म किया और डीजे के लिए लेकर गया दोबारा से। डीजे पी लो, बिलाल हमदर्दी से बोला। डीजे ने दूध का मग हाथ में पकड़ा तो इसकी आंखों से जब्त के बावजूद आंसू जारी हो गए। इसने दूध का मग अपने पलंग के साथ पड़े हुए स्टूल पर रख दिया और खुद बिलाल के साथ लिपट कर रोने लगा, जोर जोर से, एक बच्चे की तरह। बिलाल ने इससे कुछ नहीं पूछा। बिलाल समझ गया कहानी कुछ और है। फजर की नमाज के बाद इसने दुआ की, या अल्लाह मेरी मदद कर। बस एक जुमला इसने कई बार दोहराया, सिर्फ एक जुमला। नमाज से फारिग होकर वो मुसलसल बेचैन था। इसने नाश्ता भी नहीं किया। कभी वो चलना शुरू हो जाता उधर से उधर, कभी बैठ जाता। उसके जहन में डीजे के अल्फाज गूंज रहे थे। इस छेमिक छेलो को गाड़ी में डाल, उन अल्फाज से इसका दिमाग फट रहा था। इसने दरवाज़ा खोलने के लिए नाप पर हाथ रखा, फिर उठा लिया। दस्तक करने के लिए हाथ बढ़ाया, फिर रोक लिया। इसे समझ नहीं आ रहा था अंदर जाए या नहीं। दस्तक देकर पूछ ले।
इतने में बीजी तोशी के कमरे से निकलती है। बिलाल, तुम यहाँ नाश्ता देकर आई हो, बीजी ने इसे बताया। बिलाल अंदर चला गया। नाश्ते की टाली उनके सामने पड़ी हुई थी, मगर उन दोनों ने नाश्ते को हाथ नहीं लगाया। थोड़ा सा खा लो, तोशी इसरार कर रही थी। चलो ये जूस पी लो, बस थोड़ा सा। आओ बिलाल, बैठो, नाश्ता कर लो, तोशी ने बिलाल को देखकर कहा। वो दोनों अपने बेड पर बैठी हुई थीं और नाश्ते की टाली उनके सामने बेड के साथ लगी हुई थी। बिलाल कुर्सी लेकर ट्राली की दूसरी तरफ नोशी के बिल्कुल सामने बैठ गया। सुबह के 11 बज रहे थे। बिलाल इससे पहले 2 दफ़ा डीजे के कमरे में गया था, मगर वो सोया हुआ था। इसने मुनासिब नहीं समझा कि इसे उठाए। इसी तरह इसने नोशी के कमरे के कितने चक्कर लगाए थे। आप अब आए हो, नोशी शिकवे के अंदाज में बोली उसकी आंखों में नमकीन पानी जलन कर रहा था। आंसू गालों पर गिरना शुरू हो गए। बिलाल खामोशी से इसका चेहरा देख रहा था, जिस पर बहुत सारे गिले शिकवे थे। जब खबर होगी तभी आएगा, तोशी ने बिलाल की वकालत की। तुम तो कहती थी कि मोहब्बत करने वाले महबूब की सांसों का भी हिसाब रखते हैं, यहाँ तो जख्मों की भी खबर नहीं। नोशी ने बिलाल की लाइल्मी को नक्स बताया। बिलाल तोशी की तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम जानती हो कौन थे वो लोग? बिलाल ने तोशी से पूछा। तोशी ने लाइल्मी से गर्दन हिला दी। बिलाल उठा और कमरे से निकल या अभी तक सोया हुआ था। SMS घर के कामकाज में मसरूफ़ था और खान साहब भी मौजूद नहीं थे। बिलाल अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल आया। नोशी टेरिस पर खड़ी देख रही थी। कमरे में आकर तोशी से पूछा, आज दिन कौन सा है? संडे क्यों पूछ रही हो? तोशी बोली, वो चले गए हैं। कौन? तोशी हैरत से बोली, और जिन पर आपको मान था। नोशी के अल्फाज तो अदब लिहाज वाले थे, मगर उसका अंदाज इंतहाई तीखा था। अब पता करो, भाई और मामा भी कुछ करेंगे। अब फिर ज़बानी जमा खर्ची। तोशी उठी और जल्दी से शिब के कमरे की तरफ रवाना हुई। जब दरवाजे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से नाहिद और शिब ऊंची आवाज़ों में झगड़ रहे थे। फारगाड सीख, अब समझने की कोशिश करें, वो लोग बहुत पावरफुल हैं। पुलिस के पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। प्लीज़ मामा, अब मेरी बात समझी। अब खामखा इमोशनल हो रही है। चलो ठीक है, उनसे कहो वो आकर नोशी से मुआफ़ी मांग लें। नाहिद गुस्से से बोली। इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। शिब जल्दी से बोला था। इम्पॉसिबल? तुम भाई हो, इतना बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक मुझे रात को नोशी की बात सुनकर नहीं लगा था, जितना तुम्हारी ये बात सुनकर लगा है। चलो सलूशन बताओ, नाहिद सख्त लहजे में बोली थी। रात गई बात गई, शिब ने गोगी बट का जुमला दोहराया था। आर यू मैड? नाहिद गुस्से से चलाई। बी प्रैक्टिकल मामा, मुझे पता है आप डिस्टर्ब हैं, मगर रियलिटी यही है। शिब इत्मीनान से अपनी माँ को समझा रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नाहिद मलामती नज़रों से अपने बेटे को देख रही थी। इसने अफसोस से ठंडी आह भरी और गुस्से से कमरे में से निकल आई। तोशी बाहर खड़ी थी, दरवाजे से कान लगाए हुए। नाहिद ने खा जाने वाली नज़रों से तोशी को देखा और पाँव पटकती हुई वहां से चली गई। क्या हुआ? क्या कुछ कहा मामा और शुएब भाई ने? नोशी फौरन बोल उठी, तोशी को देखकर। जब वो अपने कमरे में वापस लौटी, डीजे सच कहता है, बड़ा गैरतमंद भाई है हमारा। शुएब भाई पता कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुआफ़ी तो उन्हें हर हाल में मांगनी पड़ेगी। तोशी झूठी मुस्कुराहट से नोशी को बिता रही थी। बिलाल ने पहले सनूकर क्लब का रुख किया, जो कि बंद था छठी की वजह से। अब फिर गोगी बट ने खुद बंद रखा हुआ था, वजह इसे पता नहीं चली। इसके बाद इसने शादी हाल का रुख किया। सिक्योरिटी गार्ड से मिला, फिर ऑफिस में मैनेजर से मिला, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। इसके बाद वो अपने स्कूल चला गया, जो कि शादी हाल के बिल्कुल सामने सड़क के दूसरी तरफ था। बिलाल अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। 3 बज रहे थे। इसने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मोबाइल पर बेल होती है, वो कॉल रिसीव करता है। खैरियत तो है? अब ठीक तो है? मैं परेशान थी, आप आज आए क्यों नहीं? फ़ोन करने वाली कोई लड़की थी, जिसने मीठी और नफीस आवाज़ में बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए। मैं बिज़ी था इसलिए आज नहीं आ सका। नेक्स्ट संडे आई विल कम। अल्लाह हाफिज़। बिलाल ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी और एक बार फिर सोचों के सफ़र पर रवाना हो गया। वो उन कमीनों का पता लगाना चाहता था, जल्द से जल्द। तुम देख लेना, कोई लड़की का चक्कर है, बड़ी चमची बनी फुर्ती हो इसकी। नाहिद ने नवाला मुंह में डालते हुए तोशी को देखकर कहा, जो कि इसके सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। शिब और नाहिद खाना खाने में मसरूफ़ थे। नोशी तोशी एक दूसरे को देख रही थी। देख लिया इसका बिहेवियर, मुझसे नहीं पूछा, इतनी चोटें लगी हैं मुझे, मामा से अफसोस नहीं किया मैं, और मामा कितना स्ट्रेस फेल कर रहे हैं इस इंसिडेंस के बाद। शुएब सूप पीते हुए बोला। वो तो मैं देख रही हूँ, तोशी तेवर दिखाते हुए बोली थी। इसके पीछे क्यों पड़ी हो? देखो क्या हाल हो गया है मेरे बच्चे का। नाहिद ने तोशी को गुस्से से जवाब दिया। वो जो सुबह से दफ हो गया है, इसे तो कुछ नहीं कहा तुमने।
भाई ये है मेरा, वो नहीं, इससे क्या कहूँ? तोशी गुस्से से चलाई। इसका तो मंगेतर है, वो भी बचपन से, क्या इससे भी कोई रिश्ता नहीं है? नाहिद आंखें निकालती हुई बोली। शुक्र है आप इसे मंगेतर तो मानती हैं। हाँ, एक और बात, वो बोलता कम है और करता ज्यादा है। मुझे यकीन है वो कुछ कर रहा होगा इस वक्त भी आप लोगों की तरह। खा जाने वाली नजरों से देखती हुई तोशी वहां से जा चुकी थी। कोई मर जाए खाना तो फिर भी नहीं छोड़ा जाता, इंसान है, नाहिद ने जवाब पेश किया। बिलाल ने फौजिया की खैरियत मालूम करने के लिए इसे फ़ोन किया था। सर मैं तो खुद अब से बात करना चाहती थी, मैं असर की नमाज का इंतज़ार कर रही थी कब आपका नंबर खिले तो आपको इत्तला दूँ। फौजिया ने कॉल रिसीव करते ही अपनी बातें कह दे। क्यों, खैरियत है? बिलाल ने पूछा। सर वो कल रात को जो हुआ आपको पता है, मैं भी वहाँ थी। तुम घर पर हो? बिलाल ने पूछा। जी सर, फौजिया बोली। मैं आता हूँ, बिलाल ने जवाब दिया। वो अपने आप को मलामत कर रहा था, मुझे फौजिया का ख्याल क्यों नहीं आया? ख्याल आता भी कैसे? डीजे और तोशी ने फौजिया का जिक्र ही नहीं किया था सारी गुफ्तगू के दौरान। बिलाल जल्दी से फौजिया के घर पहुंचा मगरिब की अजान से कुछ देर पहले। फौजिया ने रात वाली बात बताना शुरू की। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। मैं नमाज पढ़ कर आता हूँ। बिलाल उठा और नवापिंड गांव की मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मस्जिद जाते हुए इसने डीजे को फ़ोन किया। अगर तबीयत ठीक है तो फौजिया के घर आ जाओ, बिलाल ने फ़ोन पर कहा। डीजे ने बताया, उगिल शेर खान साहिब भी मौजूद हैं, उनसे मेरी बात कराओ। खान साहिब अब डीजे को लेकर आ सकते हैं जौहर टाउन? बिलाल ने पूछा। क्यों नहीं, ज़रूर ज़रूर, गिलशेर खान बोले थे। बिलाल वापस आया तो फौजिया की वालिदा ने चाय और बिस्कुट वगैरह का बंदोबस्त कर रखा था। चंद मिनट बाद डीजे ने फ़ोन पर इत्तला दी, हम बाहर खान साहिब की गाड़ी में हैं। बिलाल ने बैठक का दरवाज़ा खोला और उन्हें बिठाया। जो चाय इसके लिए फौजिया की वालिदा ने बनाई थी उनको दी। आप चाय पिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। बिलाल ये बोलकर वापस फौजिया के कमरे में चला गया। सर, एक का नाम वकास है, इसे विकी कहते हैं, और दूसरा अरसलान है, इसे सुनी कहते हैं। उन दोनों की बहनें हमारे स्कूल में पढ़ती हैं। साबिका चौधरी यकूब का एक बेटा है और दूसरा भतीजा है। फौजिया ने सारी बात तफसील से बता दी। आज बिलाल को फौजिया पर प्यार आ रहा था। हमेशा इसने इसे बीबीसी कहकर तंग किया था, मगर आज बीबीसी की तफसीली रिपोर्ट इसे अच्छी लगी। इसने मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा। खुश रहू हमेशा, किसी दरवेश की तरह दुआ दी और कमरे से निकल गया। खाला सुरैया चाय का मग हाथ में लिए हुए बोले, बेटा चाय तो पी लो। उम्मी वो नहीं पिएंगे जब तक जब तक। फौजिया की वालिदा बोली। सहन में खाला नुसरत से बिलाल की मुलाकात हो गई। वो रुका और खाला को गौर से देखा और उनका दायां हाथ छिविम लिया। वो बगैर कुछ कहे सब कुछ कह गया। खाला नुसरत इसे मुड़कर देख रही थीं। जाते हुए वो घर से बाहर आ गया और गिल्ली वाले दरवाजे से डीजे और गिलशेर खां को चलने के लिए कहा। आप मेरे पीछे आ जाएं। थोड़ी देर बाद वो महलनुमा एक कोठी के बाहर थे। डीजे गाड़ी की विंड स्क्रीन से कोठी को देखकर हैरान हो रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इंटरकॉम पर इत्तला दी, बिलाल साहिब आए हैं। जीनत और महविश बीबी के स्कूल वाले बड़ी बड़ी मूंछों वाले 6 फुट से ज्यादा लंबे शख्स ने इजाज़त मिलने के बाद बिलाल को सल्यूट किया और गेट खोल दिया गया। बिलाल की गाड़ी के पीछे खान साहिब और डीजे की गाड़ी अंदर दाखिल हो गई। अंदर बड़ी मूंछों वाले कई सिक्योरिटी गार्ड थे जिनके हाथ में जदीद असलहा था। एक मुलाजिम बिलाल के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। वो सबको बड़े से ड्राइंग रूम में ले गया। ड्राइंग रूम की दीवारों पर तलवारें, शेर की खाल और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थीं। तस्वीरें शायद चौधरी यकूब के आबाओ अजदाद की होंगी। अब तशरीफ़ रखे, मैं चौधरी साहिब को इत्तला देता हूँ। मुलाजिम अदब से कहकर अंदर चला गया। चंद मिनट बाद एक बड़ी सी ट्राली नमूदार हुई जिसके ऊपर चाय के साथ केक, फ्रूट, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट और न जाने किया था। वही मुलाजिम फिर बोला, आप चाय पिए, चौधरी साहिब अभी तशरीफ़ लाते हैं। डीजे और खान साहिब चाय पीने में मसरूफ़ हो गए। आज तो हमारे घर बड़े लोग तशरीफ़ लाए हैं, चौधरी यकूब अंदर दाखिल होते हुए बोला, और बिलाल को गिले लगा लिया। उनके पीछे पीछे जीनत और महविश भी आ गई थी। उनकी नज़रों में अपने सर के लिए बड़ी इज्जत व एहतराम था, जैसे उनके घर उनका पीरो मुर्शिद आ गया हो। बाबा, आपको पता है पिछले महीने एक लड़के ने मेरी सहेली की कलाई ज़बरदस्ती पकड़ी थी। सर ने इससे कहा छोड़ दो और अभी मुआफ़ी मांगो, मगर वो ना माना तो फिर सर ने इसे बहुत मारा और पुलिस को इत्तला दी। महविश अपने बाप को बता रही थी। और वो तो तुमने तो बताया नहीं जब पुलिस वाले ने कहा। बिलाल साहिब अपने कानून हाथ में लिया है, जीनत अपने ताऊजी को बता रही थी।
तो सर ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कानून हाथ में नहीं लिया, अभी तो सिर्फ मारा है, अगर कानून हाथ में लेता तो जान से मार देता। बिलाल साहिब, अब चाय पियो। ओ चौधरी यकूब बोला। पहले अब से एक फैसला करवाना है, बिलाल संजीदगी से बोला। चौधरी यकूब सियासतदान था, वो समझ गया बात कुछ संजीदा नौयत की है। बेटा, अब दोनों अंदर जाओ। चौधरी यकूब ने जीनत और महविश को हुक्म दिया। चौधरी साहिब, मेरे स्कूल में एक दो सात बच्चियां 9वीं 10वीं की हैं, जो कि सब जवान हैं, उनसे ये 2 बच्चियां आपकी भी हैं, ये सब मेरी इज्जत हैं। अगर किसी एक बच्ची के साथ मेरे स्कूल में इसके आसपास कोई बदतमीजी करे, किसी बच्ची की इज्जत पर हाथ डाले, तो मैं इसका मुंह तोड़ दूँ। चौधरी यकूब ने डीजे की तरफ देखा, जिसके चेहरे और माथे पर पट्टियां लगी हुई थी। बिलाल साहिब, अब खिलकर बात करो, मैं फैसला करूंगा, चौधरी यकूब ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा था। डीजे बताओ। चौधरी साहिब को सारी बात बिलाल ने डीजे की तरफ देखकर एतमाद से कहा। डीजे ने सारी बात बताई। शादी हाल से लेकर सनूकर क्लब तक गिल शेर खान गौर से बिलाल को देख रहे थे। चौधरी यकूब ने सारी बात इत्मीनान से सुनी और थोड़ी देर की इजाज़त मांगकर ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। चौधरी यकूब अच्छी तरह जानता था बिलाल के ताल्लुकात को। शहर की सारी इलियट क्लास के बच्चे इसके स्कूल में पढ़ते थे और सबसे बढ़कर उसकी नेकनामी और सोशल वर्क से भी सब वाकिफ थे। चौधरी यकूब ने अपने कानूनी मुशीर से राब्ता किया। इसने मशवरा दिया कि सुलह कर लें, वरना बात दूर तक जाएगी। अब अपोजिशन में हैं और हुकूमती हलकों में इस लड़के की बड़ी चलती है, मुआफ़ी तलाफ़ी से मामला हल कर ले। सुनी और विकी घर पर ही थे। गोगी बट का मशवरा था, 2-4 दिन के लिए घर से ना निकलो। तकरीबन 20 मिनट बाद चौधरी यकूब सुनी और विकी को गंदी गालियां देता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। ये लो जी बिलाल साहिब, आपके मुजरिम हाजिर हैं, चौधरी यकूब ने जलाल से कहा था। क्यों भाई, जवान यही हैं? डीजे को मुखातिब किया चौधरी यकूब ने। चुल्लू ओए, मुआफ़ी मांगो इस शरीफ आदमी से। उन दोनों ने डीजे से मुआफ़ी मांगी। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से दूर। ठीक है बिलाल साहिब। नहीं चौधरी साहिब, आपका फ़ैसला ठीक नहीं है। किसी को मारना और किसी की इज्जत पर हाथ डालना 2 अलग बातें हैं। जिसकी इज्जत पर हाथ डाला वो मेरी होने वाली बीवी है। बिलाल सुर्ख आंखों के साथ बोला, जैसे इसकी आंखों में खून उतर आया हो। गुस्से की वजह से इसका चेहरा आग उग रहा था। इसने गुस्से के मुनज़ोर घोड़े की लगाम सब्र के साथ पकड़ी हुई थी। अब आप क्या चाहते हैं? चौधरी यकूब भी गुस्से से बोला। बिलाल उठा अपनी जगह से और सुनी और विकी के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों को मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी हर हाल में, इससे जिसकी इज्जत पर उन्होंने हाथ डाला है। अगर ना मांगें तो विकी दांत पीसते हुए बोला। ये हो नहीं सकता, बिलाल खनकती आवाज़ से बोला। चौधरी यकूब ने गिरगट की तरह रंग बदला। ना काका ना बेटा गुनाह किया है तो मुआफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। चौधरी यकूब विकी के कंधे पर हाथ रखकर बोला। चुल्लू, उनके साथ जाओ और हमारी बेटी से मुआफ़ी मांग कर आओ, अभी इसी वक्त, ये मेरा हुक्म है। 1 घंटा बाद वो डीजे और गिलशेर खान के साथ नौशी के हुजूर मुआफ़ी मांग रहे थे। हाथ जोड़कर ये अलग बात है कि उनकी मुआफ़ी अपनी सियासी साख बहाल रखने की खातिर थी, ना कि तौबा की वजह से। मगर जो भी था, वो घर आकर मुआफ़ी मांग रहे थे, वो भी हाथ जोड़कर। शुएब और नाहिद भी मौजूद थे, घर के तमाम अफराद के साथ, सिवाय बिलाल के, जो कि बाबा जुम्मा के घर जा चुका था। नौशी और शुएब ने भी उन्हें मुआफ़ कर दिया। सुनी और विकी जा चुके थे। बिलाल तो बहुत गैरतमंद और दलेर बच्चा है, पख्तूनों की तरह। वो अगर हमारे इलाके में होता तो जिरगे का अमीर होता। माँ जी, ऐसा दिलेरी से बात किया। चौधरी का घर में जाकर ऊंचा आवाज़ में बात भी नहीं किया और गुस्सा भी दिखाया। मैं तो कुर्बान हो गया बिलाल साहिब पर। गिलशेर खान ड्राइंग रूम में उनके जाने के बाद जहां आरा बेगम से मुखातिब था। बेटी, तुम बड़ा नसीब वाला है, ऐसा हीरा तुमसे मंसूब है। हमने दुनिया देखा है, कहाँ मिलता है ऐसा बच्चा। बहादुर, शरीफ, खुददार। गिलशेर खान नौशी के सर पर हाथ रख कर बोल रहे थे। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। तोशी फातिहाना अंदाज में खड़ी हुई अपनी माँ और भाई को देख रही थी। नाहिद ने तोशी की फातिहाना मुस्कुराहट देखकर मुंह फेर लिया और शिव ने गर्दन झकेली। आने दो जमाल को, मैं जल्दी से जल्दी तुम दोनों की शादी करवाती हूँ। जहाँ आरा बेगम बोल रही थी। नौशी और तोशी एक दूसरे को देखकर मुस्करा रही थी। वो खुद कहाँ है डीजे? जहाँ आरा ने पूछा। पता नहीं जी, डीजे बोला। बिलाल बाबा जुम्मा के घर पहुंचा। इसने फ़ोन करके इजाज़त ले ली थी पहले से। 2 दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए हाजिर हो गया। बिलाल ने आने की वजह बयान की। अच्छा किया, मेरा भी दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, बाबा जुम्मा मोहब्बत से बोले। कल नसीम आई थी मेरे पास, छूटी तस्लीम भी थी साथ में। अब से मिली वो? बिलाल ने जल्दी से पूछा।
नहीं, वो गाड़ी में थी, दूर से देखा था। बिलाल बेटा शादी कर लो। जी ठीक है, अभी कुछ खाने को मिलेगा, बहुत भूख लगी है। फरीज में कचड़ा है, वो गर्म कर लो, बाबा जुमा ने बताया। वो खाते हुए बोला, वो ज़बरदस्त, बड़ा मज़ेदार है, आप इसे हरीसा कहा करें, कचड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। बाबा जुमा मुस्कराए। बाबा जुमा बिलाल को खाते हुए देखते रहे। खाने से फारिग होकर बिलाल ने इजाज़त मांगी। चाय नहीं पुलाओगे अपने हाथ से? बाबा जुमा ने फरमाइश कर दी। भैंस का ताज़ा दूध पोड़ा है, इसकी चाय बनाओ, और ये गुड़ भी आज ही आया है, गुड़ वाली चाय बनाओ। जी ज़रूर, बिलाल ने ताबेदारी से कहा। बाबा जुम्मा चाय पीते हुए बोले, कल इकबाल की दुकान पर जाकर इसे भी चाय बनाना सिखाना। अगर हम दोनों चाय की दुकान खोल लें तो इकबाल का कारोबार तो ठप हो गया ना। बिलाल पिछले 14 साल से जब भी परेशान होता वो बाबा जुम्मा के पास घर आ जाता। आज भी जब बिलाल ने फ़ोन पर इजाज़त मांगी तो बाबा जुम्मा समझ गए कोई बातें है, इसीलिए वो इससे हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। 12 बजने वाले थे। बिलाल ने इजाज़त ली और घर चला गया। वो दिसंबर की सर्द ठंडी रात में जब आसमान पर काले सिया बादल बरसने के लिए तैयार बैठे थे, थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली चमक कर बादलों के तेवर दुखा देती। हुआ के सर्द झोंकों से दांत बजने लगते, मगर उसको इंतज़ार था किसी के आने का, और वो आ गया। बिलाल की गाड़ी पोर्च में आकर रुकती है। वो गाड़ी से उतरता है। इसी लम्हे बिजली चमकती है, फ्लैश लाइट्स उसके मुखड़े पर पड़ती है, और नौशी की नज़रें वो तस्वीर महफूज कर लेती हैं अपने दिल के कोरे कागज़ पर। बिलाल जा चुका था अपने कमरे में। वो लाइट्स ऑन करता है और पर्दे पीछे हटा देता है। नौशी को इस वक्त सर्दी का एहसास होता है जब वो बिलाल को गैस हीटर लगाते हुए देखती है। वो अपने टेरेस पर खड़ी थी। नौशी अपने कमरे में चली जाती है। बिलाल इलेक्ट्रिक केटल ऑन करता है और लाइट म्यूज़िक लगाकर वाशरूम चला जाता है। शहंशाह गज़ल जनाब मेहदी हसन साहिब की आवाज़ कमरे से आ रही थी। अजीम शायर जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहिब का कलाम मेहदी हसन ऐसे गा रहे थे, कहीं फैज़ साहिब के खूबसूरत अशार को छूट ना लग जाए। गलों में रंग भरे बाद नौ बिहार चुल्लू चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। इसी लम्हे नौशी कमरे में दाखिल होती है। वो पिंक कलर का सिल्की नाइट ड्रेस पहने हुए थे, इसके गोल्डन बाल खिले थे। बिलाल वाशरूम में गर्म पानी से नहा रहा था। वो आई, अपनी सल्तनत का जायज़ा लिया और दीवान पर ऐसे बैठ गई जैसे शहजादी तख्त नशीन हो। बिलाल की काली गर्म चादर प्रेस की हुई इसने दीवान के बाजू पर रख दी। उसकी मोटी मोटी ब्राउन आंखें नींद की वजह से सुर्ख थीं, मगर उन आंखों में नींद से ज्यादा दीदार की भूख थी, बिलाल के दीदार की। बिलाल वाशरूम से निकला। इसके काले सिया घुंघरियाले बाल चमक रहे थे। नौशी इसे देखते ही उठ खड़ी हुई। बिलाल ने इसे सुरता पीर गौर से देखा। वो इतनी सख्त सर्दी में भी सिर्फ सिल्की नाइट ड्रेस पहने हुए थी। बिलाल ने अपनी वार्डरोब से दूसरी काली गर्म चादर निकालकर उसके शानों पर डाली उंगलियों के पुरों की मदद से, मगर पुरों ने नौशी के जिस्म को छुआ तक नहीं, इस डर से कहीं दूध से ज्यादा सफ़ेद बदन मेला ना हो जाए। बिलाल ने म्यूज़िक बंद कर दिया। वो काली चादर में ऐसे चमक रही थी जैसे काली सिया रात में गहरे काले बादलों में बिजली चमकती है। वो शहजादी काली चादर ओढ़कर अब मिलगिनी बन चुकी थी। वो इसी जगह खड़ी हुई बिलाल को देख रही थी, जो किचन में काफ़ी बनाने में मसरूफ़ था। बिलाल ने इसे काफ़ी का मग थमाया और आंखों से बैठने का कहा, और ख़ुद कुर्सी लेकर उसके सामने बैठ गया। बिलाल काफ़ी पी रहा था और नौशी को देख रहा था। नौशी ने भी काफ़ी के 2-4 घूंट लगाए और अपने नीनों से बोल पड़ी, किधर थे आप? मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। मैं कुछ मसरूफ़ था, बिलाल ने आंखों से जवाब दिया। अगर आप मेरा हाथ न थामते तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता, नौशी ने नीनों से कहा। मैंने तो कभी हाथ छोड़ा ही नहीं, बिलाल की आंखों ने जवाब दिया। मगर मुझे तो कभी खबर नहीं हुई कि आपका हाथ मेरे हाथ में है, नौशी के मासूम नैन बोले। हाथ को दिल से थामते हैं, हाथ से नहीं। अगर मैं हाथ छोड़ दूं तो? नौशी के नैन बेरुखी से बोले। अब हाथ छोड़ भी दो तो इस दिल से नहीं छूटेगा जब तक इसमें धड़कन है। मोहब्बत करते हो मुझसे? नौशी के नीनों ने पूछा। अपने मन से पूछ लो, बिलाल की आंखों ने अदब से जवाब दिया। अगर इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे तो मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं मांगी? मोहब्बत न कशकोल लेकर मांगते हैं और ना ही मोहब्बत कशकोल में डाली जाती है, बस मोहब्बत की जाती है खूबियों और खामियों के साथ।